Disclaimer. The information and facts presented in this video follow the guidelines notified by the NCISM's Board of Ethics and Registration. However, the personal comments and interpretation made in this video are solely based on the creator's experience and opinions. Any views or opinions expressed in these videos are not intended to offend or harm any individual or organization and should not be taken as professional advice. The creator of this video recommends reading the concerned Gazette notification for any specific concern or queries related to the subject matter. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं माई ऑन आयुर्वेदा का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों के सामने NCISM के 28 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन के अलग अलग चैप्टर्स की विशेष बातें लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो अध्याय है, जो चैप्टर है उस नोटिफिकेशन का, तो उसमें क्या विशेष है उसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट और कोड ऑफ एथिक्स, इस विषय को लेकर इस चैप्टर में काफ़ी सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम किस तरीके से अपने पेशेंट्स के साथ में व्यवहार करेंगे, क्या हम किसी औषधि को अपने आप निर्माण कर उसको वितरित कर सकते हैं, या क्या हम बाहर से बाजार से दवाई लेकर उसको छोटे पैकेजिंग में क्या हम अपने रोगी को दे सकते हैं, क्या हमें कोई विज्ञापन कर सकते हैं, अपनी फीस और अन्य चीज़ों पर हमें किस तरीके से ध्यान रखना है, कैसे हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या क्या चीज़ों का हमें उसमें विशेष ध्यान रखना है, इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी फिजिशियंस को किन चीज़ों का केवल ध्यान ही नहीं रखना है, बल्कि उनको रिलीजियसली हमें फॉलो भी करना है। सबसे पहले इस बात पर एम्फेसाइज किया गया है कि यदि हम कोई हॉस्पिटल चलाते हैं या अपनी क्लिनिक में या अपने थेरेपी सेंटर्स पर हम अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एज चिकित्सक रखते हैं, तो बी श्योर कि वो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका अर्थ ये निकला कि हमें केवल और केवल क्वालिफाइड फिजिशियंस को ही अपने सहायक के रूप में या मेडिकल ऑफिसर के रूप में या किसी भी तरीके से अगर हमें कोई एम्प्लॉयमेंट देना है, तो वो केवल और केवल क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फिजिशियन के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। इसके अलावा हम उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे पास आने वाले पेशेंट्स को हमारी फीस के बारे में पहले से पता होना चाहिए। उसकी परीक्षण और उसके डायग्नोसिस से पहले हमें अपनी फीस उसको डिस्क्लोज करनी होगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम अपने क्लिनिक में, अपने कंसल्टिंग चैम्बर में या अपने हॉस्पिटल में अपनी फीस या अन्य चार्जेस जो भी हैं वो हम डिस्प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है, आगे चल के उस पर अगली वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये भी निर्धारित किया गया है कि कोई भी चिकित्सक अपनी फीस या चार्जेस को सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले नहीं करेगा। अखबार के माध्यम से या होर्डिंग के माध्यम से इस तरीके से हम उसको नहीं कर सकते। अब बात आती है कि हम अपने रोगी को अपने आप मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, ASU चिकित्सक जो है वो मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ दो विषय आते हैं। एक विषय आता है कि क्या हम स्वनिर्मित औषधियों को उनको देंगे या निर्माता से बल्क में मेडिसिन बनाकर मंगवाकर उसको हम डिस्पेंसिंग डोजेज में हम उसको दे सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में दवाइयाँ हमें खुद अपने हाथ से ही डिस्पेंस करनी है, ये ध्यान रखने की बात है। हम कर सकते हैं, हम अपने रोगियों के लिए बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के औषधियों का निर्माण कर सकते हैं और उनको हम दे सकते हैं। वो शास्त्रोक्त औषधियाँ भी हो सकती हैं और वो हमारी प्रोप्राइटरी यानी कि अनुभूत औषधियाँ भी हो सकती हैं। हम किसी मैन्युफैक्चरर से
बल्क में शास्त्रोक्त औषधियों को मंगाते हैं और उनको हम अपने रोगी को 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 30 दिन के डिस्पेंसिंग पैकेज में रीपैक करके हम उसको दे सकते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एक तो जो भी औषधि हम स्वयं बनाएं अथवा हम मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदकर उसको डिस्पेंसिंग साइज में डिस्पेंस करें, उन पर उसका नाम, अगर वो शास्त्रोक्त औषधि है तो शास्त्रोक्त नाम, और अगर प्रोप्राइटरी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी हमें वहाँ पर डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर, ये भी हर डिस्पेंसिंग पैक पर लिखना अनिवार्य है। पेशेंट को हम बाध्य नहीं कर सकते, पेशेंट को हम कह सकते हैं कि अगर आपको चाहिए तो ये औषधियाँ हमारे पास में भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है कि हम किसी भी निर्माता की किसी औषधि अथवा उसके प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के रूप में रिकमेंड नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है जो दूसरे विभाग का है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे, आपने प्राय देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनका आयुर्वेद से कुछ लेना देना भी नहीं है, वो अनेक मैन्युफैक्चरर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं उनकी एफिकेसी के साथ में कि ये बहुत अच्छा है। तो वहाँ से भी एक गाइडलाइन आई है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसी भी मैन्युफैक्चरर की किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते, उसका विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। हाँ, यहाँ एक राइडर लगाया है NCISM ने कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका साइंटिफिकल इवेल्युएशन हुआ है, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, तो उस प्रोडक्ट के विषय में आप किसी रिव्यू जर्नल में या किसी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हर चिकित्सक को इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स का रिकॉर्ड 3 वर्ष तक रखना अनिवार्य है। और यही नहीं है, पेशेंट के मांगने पर हमें उसको पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की भी बाध्यता है। यहाँ हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारे आउटडोर के पेशेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद में हम उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनको वापस कर सकते हैं। अच्छा ये रहे कि इस संदर्भ में भी हम अपने चिकित्सा अभ्यास के स्थान पर, अपनी क्लिनिक पर, अपने चैम्बर पर ये इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं कि आउटडोर पेशेंट्स को उनका मेडिकल रिकॉर्ड उनके साथ वापस किया जाता है। यहाँ रिकॉर्ड रखने में चूँकि व्यस्तता भी रहती है तो 2 विषय आते हैं। एक है हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कंप्यूटराइज्ड पैटर्न से अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा, अभी आपने अगर देखा होगा ABDM में आभा के नाम से हर व्यक्ति का एक लॉगिन आईडी और एक नंबर जनरेट किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर चिकित्सक का HPR यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन और हर पेशेंट का आभा नंबर। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए मेरे पास में एक पेशेंट आया और उसका आभा नंबर हमें पता है, तो हम वहीं उसकी हेल्प कर सकते हैं और जो पूरा का पूरा हमारे डाटा है हम उसके आभा नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली हम उसको रखने में सक्षम हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि मेडिकल ऑफ हमारे जो ASU के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वे अनेकों प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। लेकिन अगर हमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया है तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें उसकी पूरी डिटेल लिखनी होगी और उसमें जो महत्वपूर्ण एक चीज़ हमें नोट करनी है वो है उसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन उस पेशेंट का। इसके साथ ही हमें उस मेडिकल सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी अपने पास में रखना अनिवार्य है। आप अपनी क्लिनिक पर, अपने लेटर हेड पर अपनी डिग्री या कुछ अवार्ड्स अगर ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक संस्थाओं से आपको मिले हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर,
तो ये इसका डिस्प्ले जो है आप उस पर कर सकते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद के फील्ड में या यूनानी के फील्ड में कार्य करने वाले कुछ पंजीकृत एनजीओज हैं, उनकी सदस्यता अगर आपने ली है तो उसके लिए भी आप उस प्रमाण पत्र को अपने क्लिनिक या कंसल्टिंग चैम्बर में उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ बहुत स्पष्ट किया गया है वो ये है कि क्या आयुर्वेद का चिकित्सक या हमारे जो आयुष के चिकित्सक हैं, क्या वो हर रोगी को देखने के लिए बाध्य हैं? नहीं। एनसीआईएसएम के इस नोटिफिकेशन में ये बहुत स्पष्ट किया गया है कि आप हर रोगी को देखने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप अपनी योग्यता, अपनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर ही पेशेंट देखेंगे। अगर मुझे लगता है कि कोई पेशेंट है और वो मेरी योग्यता नहीं है उसको ट्रीट करने की, तो हम उसको समझाकर उसके हितों को सर्वोपरि मानकर उसको एडवाइस देंगे कि नहीं प्लीज़, ये मेरे क्षेत्र से बाहर का केस है और आप अन्य हायर सेंटर पर इसको आप दिखा सकते हैं। लेकिन मानवीय आधार पर अगर कोई इमरजेंसी है और आप उसको प्राथमिक उपचार के रूप में ट्रीट करने में सक्षम हैं, तो उस ट्रीटमेंट को नहीं अवॉइड करना है और उसको प्राथमिक उपचार के बाद में प्रॉपर सलाह देकर आप पेशेंट को भेज सकते हैं। इसी तरीके से इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और बहुत क्लियर की है कि अगर कोई रोगी अथवा उसका अटेंडेंट अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, थ्रेटेंड करता है, तो उसको भी हमारा चिकित्सक चिकित्सा देने से मना कर सकता है। यह कोई अपराध नहीं है, ये राइट्स हैं और ये कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें आगे चल के ये भी कहा गया है कि हमें अपने जो फेलो फिजिशियंस हैं उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो मानवीय आधार पर, सामाजिक आधार पर हमें अपने साथी चिकित्सकों की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो उनकी सहायता करनी चाहिए। पेंडेमिक या एपिडेमिक में अगर कोई डिजीज़ स्प्रेड आउट होती है तो वहाँ भी हमें अपने रोगियों का भी और अपने साथी चिकित्सकों के परिवारों का भी अपने परिवार की ही तरह ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। इसमें हम एक दूसरे के कंसल्टेंसी को भी अवेल करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा एक पेशेंट है और उसको मुझे दूसरे अपने साथी की कंसल्टेंसी की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी कुछ नीति निर्धारित की गई है कि हमें उसमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और हमें कंसल्टेशन के लिए आगे बढ़कर उसकी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मानवीय आधार और क्लिनिकल एक्सपोजर हमारा कितना है उसको ध्यान में रख के अननेसेसरी रूप से अन्य चिकित्सक को हमें नहीं बुलाना चाहिए। यहाँ ये भी है कि अगर हम किसी दूसरे चिकित्सक के पेशेंट को उसकी अनुपस्थिति में या उसके द्वारा बुलाए जाने पर अटेंड करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें किसी दूसरे चिकित्सक की बुराई नहीं करनी है। उसके डायग्नोसिस पैटर्न को या उसके द्वारा दिए गए निदान को हमें नहीं कहना है कि ये गलत है। और जैसे ही वो चिकित्सक उपलब्ध होता है तो रोगी को ये बताकर कि आपके अब पहले वाले फिजिशियन अवेलेबल हैं, अब आज से आप जो है उन्हीं के ट्रीटमेंट में रहेंगे। तो रोगी अगर ये कहता है कि नहीं मुझे आप ही के ट्रीटमेंट में रहना है, तो उस चिकित्सक के साथ संभाव के साथ आप उसका चिकित्सा कर सकते हैं। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक रेफरल के लिए भी गाइडलाइन दी गई है कि हम अपने क्लिनिकल एक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपनी क्लिनिकल सेंस का प्रयोग करते हुए रोगी की डायग्नोसिस करनी चाहिए और अगर हमें लगता है कि उसको हमें रेडियोलॉजी या पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो वो भी हम अलाउ कर सकते हैं, हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना किसी आवश्यकता के हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको भेज रहे हैं। इसका जुडिशियस प्रयोग होना चाहिए कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें क्या करना है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक कैसा होना चाहिए, इसका भी उस गज़ट नोटिफिकेशन में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि हमारे चिकित्सकों को चरित्रवान होना चाहिए,
निष्कलंक होना चाहिए, स्वच्छ और परिश्रमी होना चाहिए, उनको लालच, झूठ, भय, भ्रम से दूर रहना चाहिए। ये इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं कि जो हम सब फॉलो भी करते हैं और आगे बढ़कर इसको हम समाज में प्रतिस्थापित भी करते हैं। इसी तरीके से हम अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें लगातार कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन या वेबिनार या सीएमईज या सेमिनार्स, इनके माध्यम से हमें अपनी स्किल्स को हमेशा एनहेंस करते रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को हम अधिक से अधिक अपग्रेडेड और अपडेटेड जो पैटर्न्स हैं चिकित्सा के, उनका उपयोग उनके ऊपर हम कर सकें। जितने भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट हैं, उनको भी हमें टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए और अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड है, उस पर हम अपना नाम, अपनी डिग्री, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मिलने का समय और इमरजेंसी में हमें कहाँ कांटेक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हमें स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। उसके बाद में जब हम पेशेंट को अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसके नीचे भी हमारा सिग्नेचर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। इस तरीके की गाइडलाइंस हमें स्पष्ट रूप से NCISM के इस चैप्टर के माध्यम से मिलती हैं। अभी आगे और बहुत सारे विशेष चीज़ें हैं जो हम अगली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। इस सीरीज की जितनी भी वीडियो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के नाम से जो प्ले लिस्ट हमने बनाई है, उस पर ये सारी वीडियोस पुनः और पुनः देखने के लिए आपके सामने उपलब्ध रहेंगी। तो आप इनका लाभ उठाइए और किसी भी विषय पर अगर इन वीडियोज से या इन एक्सप्लेनेशन से आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से आप मुझे लिखेंगे, उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।